गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको जागरूकता, तत्परता के बारे में बताया गया था। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता। जागरूकता अर्थात वांछनीय अवांछनीय का ज्ञान, तत्परता अर्थात निर्णय लेने की क्षमता, और प्रखरता न्याय, दूसरों के साथ और अपने साथ न्याय करना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आतंकवादियों के हौसले तब बढ़ते हैं जब उनका कोई विरोध करने वाला नहीं रह जाता। उनके हौसले तोड़ने पड़ते हैं। हिंस पशुओं को अगर उनकी पूजा पाठ किया जाए, अनुनय विनय किया जाए, तो वो कभी नहीं मानते हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। यदि ऐसा ना होता तो अंगद के मनाने पर रावण मान गया होता और श्री कृष्ण के समझाने पर दुर्योधन मान गया होता। परंतु दुरात्माओं पर किसी भी अनुनय विनय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवश्यकता है प्रति आक्रमण की, आत्मरक्षा के लिए। सहने, छिपने और शांति की रट लगाने से असुरता से आत्मरक्षा नहीं हो सकती। नीति के पक्षधर मनुष्य समाज के जो अनीति पर चलते हैं, वो मनुष्य समाज के शत्रु होते हैं। उनके समकक्ष कोई भी प्रस्ताव रखा जाए तो उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आती है। उनको जो भाषा समझ आती है वो प्रतिरोध की भावना समझ आती है। सत्परामर्श और शांति संधि की चर्चा ऐसे व्यक्तियों से नहीं की जाती। वो उसमें भी धोखा देते हैं। अंदर से बाहर तक उनकी बुद्धि कुटिल चाल चलती रहती है। इसलिए उनका जीवन दुराचार से भरा हुआ होता है। अनीति के आतंक से दुर्घटनाएं दृष्टिगोचर होती रहती हैं, वे ही ध्यान में आती रहती हैं और प्रतिशोध की भावना उनके मन में हमेशा जगी रहती है। व्यक्तिगत और परोक्ष होते हुए भी अज्ञान अभाव उतने ही अवांछनीय हैं। इस जागरूकता को हमको पैदा करना पड़ेगा। किस जागरूकता को पैदा करना पड़ेगा? क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है, इस जागरूकता को हमको पैदा करना पड़ेगा। और इसके लिए
निर्णय लेने की क्षमता को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत हो या परोक्ष के साथ में, सबके साथ न्याय करना चाहिए। व्यक्ति और समाज को जो असहनीय यातनाएं दी जाती हैं वो उसको सहनी पड़ती हैं। अगर उनका विरोध ना किया जाए तो अनीति पर चलने वाला नीति को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उन पर रोकथाम करनी पड़ती है। अज्ञान और अभाव इसी को ही कहते हैं। ऐसे आदमी अज्ञानता के कारण समाज के शत्रु हो जाते हैं और समाज को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता है। इस मोर्चे को संभालने का उत्तरदायित्व लोक सेवियों के कंधे पर जाता है। बहुत अच्छे से समझना। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले जो सुरक्षा में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं शरीर रक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मोर्चे में ढील छोड़ देते हैं। पर जो लोक सेवी होते हैं वो मन से होते हैं। इसलिए ऐसे मोर्चे सरकारी स्तर पर नहीं हो सकते। लोक सेवियों के द्वारा उनको निभाना पड़ता है। अवांछनीयताओं को निरस्त करना, आक्रमणों से होने वाली हानि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इसलिए प्रत्यक्षवादी इन्हीं अवांछनीयताओं को अवांछनीयता समझते हैं, जबकि अवांछनीयताएं परोक्ष रूप में काम करती हैं। तभी वो हमारे अंदर टिक करके रहती हैं। पकड़ नहीं पाता उनको कोई, और ना पकड़ पाने के कारण वो अनियंत्रित होकर के अपने काम को करते रहते हैं। अज्ञान वह है जो औचित अनुचित के अंतर को ना समझ सकता हो। अभाव वह है जो कर्म से पलायन की बात हमको सिखाता हो। दोनों असुरता के मुख्य लक्षण हैं। बौद्धिक ज्ञान और भौतिक वैभव, इनसे दोनों का सहोदर का रिश्ता होता है। ज्ञान और भौतिक वैभव ये हमारे मन के साथ जुड़ी हुई वो क्रियाएं हैं जो पढ़े लिखों पर भी अज्ञानता के रूप में अनपढ़ों जैसा प्रभाव जमाती हैं। सुशिक्षित व्यक्ति भी वांछनीय और अवांछनीय भेद को
नहीं कर पाते। अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं यहीं से जन्म लेती रहती हैं और समाज को खोखला करती रहती हैं। अनीति के पक्षधर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करते रहते हैं और समाज को अज्ञान और अभाव की गर्क में गिरा करके त्रस्त करते रहते हैं। सच्चाई को देखना और समझना, सामान्यतः संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जो हिंसा और अपराध का दमन और शोषण करके अनाचारों के विरुद्ध अपनी जंग को छेड़ता है। सुरक्षा की बात आती है तो राज सत्ता अनीति के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाती है, पर अज्ञान अभाव का मोर्चा लेने के लिए सच को देखिए, होते तो वो भी आदमी ही हैं, समाज के ही तो एक अंग होते हैं। वो भी सामाजिक परंपराओं के अंदर गले ढले हुए होते हैं। जो सरकारी महकमे में काम करने वाले होते हैं वो भी तो इंसान ही हैं। इसलिए लोक सेवी जो अज्ञानता और अभाव के से हमेशा दूर रहते हैं, जिनके आचरण उच्च स्तर के होते हैं, वो ही इन अनीतियों से मुकाबला करते हैं। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं जैसी दुष्कृतियां भी आक्रमणकारी अनीति की ही तरह से भयावह होती हैं और विनाश लीला रचती रहती है। आक्रमणकारी व्यक्ति होने से वो समाज में सहज पकड़े नहीं जाते, क्योंकि शकल पर नहीं लिखा होता। इंसान की शकल में सब होते हैं, वो इसलिए पकड़ में नहीं आते हैं। और दुष्प्रवृत्तियां क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में घुसी हुई होती हैं, और स्वभाव में घुसी हुई होने के कारण वो व्यक्ति जिसके अंदर वो होती हैं वो भी उनको पहचान नहीं पाता है। इसलिए स्वभाव में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों को रोक पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। व्यक्ति जब तक अपने अंदर उस क्षमता को नहीं पैदा करेगा जिसमें वो अवांछनीयता को समझ सके, पकड़ सके, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि आदमी समाज में रहते हुए अपने अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को तो सही मानता है, बाकी को सबको गलत मानता है। इसलिए प्रतिशोध की जो भावना है वो उसके अंदर पैदा होती जाती है, उसे अखरती नहीं है। प्रतिरोध करने की क्षमता उसमें इसलिए ही नहीं जगती क्योंकि वो दुष्प्रवृत्ति उसमें अखरती ही नहीं है उसे। प्रतिरोध का सामना संघर्षशीलता का क्षेत्र है जो जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। जो हानि परोक्ष है, चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, इसलिए हानि नहीं लगती है।
वैयक्तिक दुष्चिंतन और उससे प्रेरित दुर्व्यवहार तथा विवेक की कमी पूर्ण प्रचलन में भयंकर रूप से उतर करके जितने व्यापक स्तर पर अपना विस्तार करते चले जाते हैं, उतनी ही हिंसा का समाज शिकार बनता हुआ चला जाता है। ऐसे अनीति के पक्षधर व्यक्ति अपनी उस आदत को, अपने स्वभाव को बढ़ाते चले जाते हैं, अपने दायरे को संकुचित करते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को ही ठीक मानते हैं और किसी को ठीक नहीं मानते हैं। इसलिए इनसे मुकाबला लड़ने के लिए नीति से काम नहीं चलता है, परंतु अनीति का ही सहारा लेना पड़ता है। और संघर्ष में जो भी संघर्ष होता है, उसके अंदर उनको किसी तरह से उनकी वृत्ति को दबाया और दबोचा जाता है, जिससे आक्रमण से जन सामान्य को बचाया जा सके और न्याय व्यवस्था को कायम रखा जा सके। दुर्व्यवहार अविवेकपूर्ण होते हैं, व्यापक स्तर पर हिंसा कराते हैं। अज्ञान, अभाव, जन दुष्प्रवृत्तियां समाज में घुन की तरह होती हैं, जो अपने काम को निरंतर करती रहती हैं और निरंतर करने के कारण उनका दुष्प्रभाव समाज के ऊपर व्यापक रूप से पड़ता रहता है। वो समाज में घुन की तरह से लगी हुई होती हैं और धीरे धीरे समाज की शक्ति को नष्ट करती रहती हैं। ऊपर से भले दिखने वाले व्यक्ति अंदर से कितनी घात लगा कर के बैठे हैं। अब अपना विकास उसी दिशा को समझते हैं कि जितना विनाश करते हैं उतना ही वो अपना विकास समझते हैं। ये परोक्ष रूप से दुष्प्रवृत्तियां आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हानि समाज को पहुंचा रही हैं। उनके आंकड़े रख पाना बहुत आसान नहीं है। शित्वहरण, पर्दा प्रथा, दहेज विवाह, अपव्यय, प्रदर्शन, अंधविश्वास, भूत पलीत, ओछागिरी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, तंत्र घंट, मिलावट, रिश्वतखोरी, ये समाज में छुपे हुए ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो खुल करके तो सामने नहीं आती हैं, पर छुप करके अपने काम को करती रहती हैं। व्यापक स्तर पर इनका मुकाबला करने के लिए इनके विरुद्ध अभियान को छेड़ना और एक प्रचलन समाज के अंदर इसके लिए पैदा करना, इसका कारण क्षोभ हो सकता है, हंसी उड़ सकती है, परंतु फिर भी
इन अंदर समाज के अंदर छुपी हुई जो घुन की तरह से लगी हुई बीमारियां हैं, इनको रोकना नितांत आवश्यक है। एक क्षेत्र अपने व्यक्तिगत चिंतन और स्वभाव का, चरित्र का अभ्यास, सम्मान का, पशुवृत्तियों के सिंचित कुसंस्कार इन्हीं क्षेत्र में जड़े जमाए बैठे रहते हैं और अपने प्रभाव से धीरे धीरे अपनी हानियों को समाज को देते रहते हैं। सुसंस्कारिता की स्थापना प्रगतिशील धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए ये प्रथम चरण है। जो अपने अंतःकरण को जीतता है वही बाह्य संसार को भी जीत पाता है। आत्मनिर्माण अंतः क्षेत्र का इन पक्षों की चर्चा करता है। अंतः क्षेत्र में उठने वाले जो उद्गम हैं वही बाह्य क्षेत्र में जाकर के अपने काम को करते हैं। शरीर की तरह परिवार भी है, परिजनों को दुलार भी दिया जाता है, उनका पोषण और प्रगति भी की जाती है, उनके लिए साधन भी जुटाए जाते हैं। किसी उत्तरदायित्व में कमी नहीं रखी जाती है। ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य बनाया जाए और समर्थ स्वावलंबी बनाया जाए। परंतु परिवार के ढर्रे को कुछ परिवर्तन करने के लिए वहाँ भी सख्ती करनी पड़ती है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन को लाने की आवश्यकता पड़ती है। मोहवश कोई व्यक्ति अपने परिवार को उसका कहिए समर्थन करता भी रहे या मोहवश टालता भी रहे तो एक दिन वही दुर्गुण उसके लिए मुसीबत बन करके खड़ा हो जाता है। इसलिए ये दुष्प्रवृत्तियाँ कहीं और से नहीं, व्यक्ति में पैदा होकर के परिवार में अपना काम करती हैं। परिवार के प्रमुख की ये जिम्मेदारी है कि छुपी हुई इन प्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को सुसंस्कारिता के समावेश से, परिवार से इनको दूर करे। इनमें एक बहुत बड़ी अड़चन आती है, बहुत समय से चला रहा जो ढर्रा है वो आमूल चूल परिवर्तन करने में अकस्मात ला करके दुष्कर जान पड़ता है। इसे किसी भी स्थिति में सुधार परक नीति बना करके किया जाना चाहिए। जब आदमी सुधार धीरे धीरे लेकर के आता है तो परिवार में सुसंस्कारिता का बीजारोपण होता हुआ चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके चमत्कारिक परिणाम व्यक्ति के सामने निकल करके आते हैं। सामाजिक प्रचलनों में कुरीतियाँ बहुत बड़ी रुकावट है और आज उनकी भरमार समाज में छाई हुई है। एक समय की प्रथाएं दूसरे समय में जा कर के अनावश्यक का रूप धारण कर लेती हैं और वो फिर भलाई नहीं हानि पहुंचाती हैं। जीर्णता आने पर अच्छा खासा मनुष्य अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठता है। प्रचलनों के संबंध में भी
जिन्हें सुधारना बदलना आवश्यक है, उन्हें टूट फूट की मरम्मत करने के लिए उस सत्साहस को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है, जिससे परंपराएं सामयिक होती हैं परंतु शाश्वत नहीं होती। समय उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता पर ध्यान रख कर के सुधारक उनमें काट छांट करते रहते हैं और समाज का कायाकल्प करते रहते हैं। जीर्ण शीर्ण बना हुआ ये समाज इन्हीं बुराइयों के कारण, ये ऐसे गुण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी को दिखाई नहीं देते हैं, परंतु समाज का ये सत्यानाश करते चले जाते हैं। समय समय पर ऐसे महापुरुष अवतार संसार में हुए हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए बहुत काट छांट करनी पड़ी। गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय जैसी अवतारी सत्ताएं इस धरा पर उतर करके आई। गलाई ढलाई का उपक्रम अपना करके उन्होंने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। लोक प्रवाह के नाले में यदा कूड़ा करकट ही भरा रहता है और पानी के साथ में वो भी बहता रहता है। आप देखते होंगे नाला हमेशा सड़ता है क्योंकि पानी के साथ में गंदगी को लेकर के चलता है। आज समाज भी कुछ इसी तरह के प्रचलनों के कारण उपयुक्त और अनुपयुक्त बहुमति उनमें रहता है, उछलता रहता है और समाज में अपनी बुराई को फैलाता रहता है। समुदाय को उत्कृष्ट उत्पादक मान्यताओं से के पक्षधर बनाने के लिए समाज को सहमत किया जाए। यह समाज स्तर एक विशाल व्यापक विचार के द्वारा, एक विचार क्रांति अभियान के द्वारा उचित और अनुचित का भेद करते हुए जनमानस में विवेक और शक्ति की प्रज्ञा का संचार करते हुए अपने द्वारा अपनाए गए उन विचार क्रांति के आधारों का सहारा लेकर के उन परंपराओं को तोड़ते हुए विवेक के द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वे समूह की बात को सत्य मान करके मात्र साझेदारों की तरह से मनमानी अपनी स्वयं की दृष्टि से उनको विकसित करते रहते हैं। तात्कालिक आकर्षणों के कारण ऐसे व्यक्ति समाज में अपने स्तर को ऊंचा दिखाने के लिए समाज को बरगलाते और बहकाते रहते हैं। हर मान्यता के निर्धारण में दूरगामी परिणामों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। दहेज तत्काल तो लाभकारी प्रतीत होता है, लगता है यश मिल रहा है, सबकी निगाहों में हम ऊंचे उठ रहे हैं, परंतु सच को देखना आदमी अपनी ही दृष्टि में नीचा गिर जाता है। इसलिए ये
सोच करके कि बेटी सुखी रहेगी, धन दे देना, अनाप शनाप मांगे पूरी करना, ये दूरदर्शिता का विषय है। यही पिता अपनी लड़की के विवाह को आदर्श की डींग हाँकने में हिचकिचाता नहीं है, पर जब बेटे का विवाह समीप आता है तो वो भी दहेज का लोभी और लालची बन करके खड़ा हो जाता है। सोचिए, आदर्श द्रोहित होते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति का संकल्प दूरदर्शिता अपनाता चला जाए तो समाज में सत्प्रवृत्तियों का विकास, संवर्धन किस प्रकार होगा। अगर उनका शुभारंभ हमको करना है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को, जो मानव के विचार पर आज काले बादलों के रूप में छाई हुई हैं, इनको हमको हटाना पड़ेगा। आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ, विवेक युक्त परामर्श को आदमी को मानना चाहिए। बात चाहे पराया हो, उसकी बात को भी सुन करके, समझ करके जो उपयुक्त हो उसको मानना चाहिए। बड़ों या अपनों का भी नहीं, अगर गलत हो तो बड़े और अपनों का भी निर्देश नहीं मानना चाहिए। बात नई है या पुरानी, इस आधार पर उसे वरीयता ना दी जाए, परंतु इस तथ्य का समर्थन किया जाए कि सत्य का निर्धारण समाज में किस तरह से किया जाए। अभ्यस्त ढर्रे को बदलने के लिए मन कच्चा पड़ता है, इसलिए उलट पुलट करके इस झंझट को जो समाज में आकर के भर गया है, इसको बाहर निकाला जाए। आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ और बहुत विचार करने की आवश्यकता भी है। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।